सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक विम्य गति कर रहे कण जब विभव CD से या पोटेंशियल स्टेप से टकराता है तो उसका पारगमन गुणांक कितना होता है और परावर्तन गुणांक कितना होता है, ये हम इस वीडियो में निकालेंगे। चिर समय यांत्रिकी में यदि कण गति करे तो उसके क्या परिणाम होते हैं, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में यदि हम निष्कर्ष निकालें तो उसके किस तरीके से परिणाम आएंगे। दो केसेस इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कि जब विभव CD, जैसे विभव CD की ऊंचाई यहाँ पे देखें तो कितनी है, V0 है। यहाँ से यहाँ के बीच की जो हाइट है पोटेंशियल स्टेप की वो V0 है। तो एक बार जब कण की एनर्जी V0 से ज़्यादा हो तब परावर्तन और पारगमन गुणांक क्या होंगे। और दूसरा वीडियो में हम देखेंगे कि एनर्जी कण की ये जो V0 पोटेंशियल स्टेप की ऊंचाई है उससे कम हो एनर्जी कण की, तब क्या परावर्तन और पारगमन गुणांक होंगे, ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कण एक्स दिशा से गति करता हुआ यहाँ पोटेंशियल जो CD है उसके ऊपर आके टकराता है। पोटेंशियल जो स्टेप है CD है उसके ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पूरा रीजन है दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक्स लेस देन वाले रीजन को हमने फर्स्ट रीजन बोला है। इस वाले रीजन में देखें तो पोटेंशियल V0 की वैल्यू 0 है, और जो रीजन सेकेंड है इधर वाला पार्ट है एक्स ग्रेटर देन 0 वाला, वहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं होके कितना है, V0, और इसकी वैल्यू है वो फिक्स है। अब हम जो श्रोडिंगर समीकरण है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, उसका उपयोग करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं जब कण की जो ऊर्जा है वो क्या है, पोटेंशियल स्टेप V0 जो है उससे ज़्यादा हो। कण की जो ऊर्जा है वो पोटेंशियल स्टेप की जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा हो उस स्थिति में। तो यहाँ पे दो रीजन्स में अपने को बात करनी होगी। पहला रीजन x लेस देन 0, यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो 0 है, इस कारण से जो श्रोडिंगर समीकरण अपने को मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी। इसका यदि हम सॉल्यूशन देखें जो कि हमने पिछली वीडियो में निकाला हुआ है, तो उसी तरीके से यदि हम सोल्व करते हैं तो रीजन फर्स्ट में जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो मिलता है a e⁻i प्लस b e⁻−i। यहाँ पे k जो है नियतांक है और इसकी वैल्यू ये होगी। फिर रीजन सेकंड में यदि अपन बात करें तो रीजन सेकंड में पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, तो पोटेंशियल की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर समीकरण को सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये नीचे वाले इक्वेशन में दिया हुआ है। रीजन सेकंड में जो तरंग फलन होगा उसका सॉल्यूशन c e⁻i प्लस d e⁻−i। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। दो सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं रीजन फर्स्ट में और रीजन सेकंड के अंदर। ये जो रीजन फर्स्ट वाला सॉल्यूशन आया उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमें दिखाती है आपतित तरंग को, एक्स दिशा में गति कर रही हुई तरंग को। जो be⁻−kx है, यह जो टर्म है यह परावर्तित तरंग को दिखाती है, -x अक्ष की दिशा में गति करती हुई तरंग को। इसी तरीके से जो रीजन सेकंड में सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म आ रही है वो पॉजिटिव x अक्ष की तरफ जाती हुई तरंग को दिखाती है, और जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव x अक्ष की तरफ जाती हुई तरंग को दिखाती है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड वाला जो रीजन है पोटेंशियल स्टेप के, यदि कण इधर चला जाता है, एक बार इस x = 0 वाले रीजन को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, इस वाले रीजन में पहुंच जाता है, तो आगे परावर्तित होने का कोई सोर्स नहीं है, आगे कोई दीवार नहीं है, तो परावर्तन होगा ही नहीं। रीजन सेकंड में एक बार कण चला जाता है तो परावर्तन
इस वाले रीजन में हो सकता है यहाँ पे दीवार है तो यहाँ पे आती हुई और जाती हुई तरंगें हो सकती है, लेकिन रीजन सेकंड में परावर्तित तरंग या नेगेटिव एक्स अक्ष की तरफ आती हुई तरंग नहीं हो सकती है। इस कारण से जो सेकंड वाले रीजन में अपने सॉल्यूशन लिया है उसमें ये जो सेकंड टर्म है उसको अपन क्या मान लेते हैं, जीरो। इसको जीरो मान लें तो सेकंड रीजन में जो सॉल्यूशन बचेगा केवल यही बचेगा, या जो तरंग फलन का इक्वेशन होगी वो ये होगी। अब आगे यहाँ पे तीन नियतांक हो गए अपने पास में, ए, बी और सी। डी को हमने जीरो मान लिया है क्योंकि सेकेंड रीजन में जो परावर्तित तरंग है वो नहीं हो सकती है। तो ए, बी, सी के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे बाउंड्री कंडीशंस लगा के। बाउंड्री कंडीशंस हमें पता है कि जो तरंग फलन है बाउंड्री के ऊपर कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड, यहाँ ये वाला जो रीजन है उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब रीजन फर्स्ट का तरंग फलन और रीजन सेकंड का तरंग फलन दोनों बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो तरंग फलन होता है बाउंड्री के ऊपर, दो रीजन्स की जो बाउंड्री है होती है उसके ऊपर उनका जो स्लोप होता है वो भी बराबर होता है। तो रीजन फर्स्ट में तरंग फलन का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा रीजन सेकंड में जो तरंग फलन होगा उसके स्लोप के। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगा के हम जो नियतांक है ए, बी और सी उन तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है कि दोनों तरंग फलन बाउंड्री के ऊपर जीरो होंगे, तो x इक्वल टू जीरो पे फर्स्ट रीजन वाले और सेकेंड रीजन वाले तरंग फलनों को बराबर रख देते हैं। तो x इक्वल टू जीरो रखते हैं तो यहाँ पे पहली कंडीशन आ जाती है a प्लस बी इक्वल टू होंगे c के। फिर सातत्यता शर्त, स्लोप वाली शर्त के स्लोप भी बराबर होने चाहिए बाउंड्री के ऊपर। तो यहाँ पे पहले जो रीजन फर्स्ट का तरंग फलन है और सेकंड का तरंग फलन है उनको x के साथ अवकलन करेंगे और जो भी वैल्यू आती है उसमें x इक्वल टू जीरो रख के सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन आ जाती है। तो दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 5.35 और 5.37। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो यहाँ से b और जो c दोनों नियतांक हैं उनको हमने एक ही टर्म्स में सोल्व कर लिया। b की वैल्यू ये आ जाती है, c की वैल्यू ये आ जाती है। तो ये दोनों b और c की वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है। अब आगे a, b, c की वैल्यूज वापस तरंग फलनों में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये तरंग फलन आ जाते हैं। अब हमने बात की है कि ये जो तरंग फलन है वो आपतित तरंग को इंगित करता है, ये जो तरंग फलन का पार्ट है वो परावर्तित तरंग को, और ये है जो सेकंड रीजन वाला पार्ट है वो पारगमित पोटेंशियल स्टेप से आगे निकल जाने वाली तरंग को इंगित करता है। तो अब हम निकालेंगे प्रायिकता धारा घनत्व, और प्रायिकता धारा घनत्व निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, प्रायिकता धारा घनत्व S इक्वल टू होती है आयोटा एच कट बाई 2m। साई वन डायमेंशनल है यहाँ इसलिए डेल का उपयोग नहीं हो रहा है, सीधा सीधा हमने डिफरेंशियल किया हुआ है x के साथ में। तो हम सबसे पहले निकालेंगे आपतित तरंग का प्रायिकता धारा घनत्व। आपतित तरंग का प्रायिकता धारा घनत्व इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखें साई और साई स्टार की, ये वैल्यूज रखी तो ये रिजल्ट आता है। इससे हमें आपतित धारा घनत्व की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से परावर्तित धारा घनत्व इस वाली स्टेप के लिए बात करें, सोल्व करें, यह इसमें हमें पता है कि परावर्तित जो तरंग है b e की पावर आयोटा kx है, इसके लिए सोल्व करते हैं तो ये रिज़ल्ट मिल जाता है। इसी तरीके से पारगमित के लिए सोल्व करें तो ये रिज़ल्ट मिल जाता है। अब हमें निकालना है इस पूरी क्वेश्चन के अंदर जो मेन अपना पॉइंट है वो है ये
प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक। तो प्रावर्तन गुणांक जो R होता है उसकी वैल्यू होती है प्रावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, आपतित धारा प्रायिकता धारा घनत्व, दोनों का जो अनुपात होगा वो हमें प्रावर्तन गुणांक देगा। तो इनकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पे सोल्व करें तो हम देखते हैं b बाई ए का स्क्वायर हमें मिलता है कटने के बाद में, और हमने b की वैल्यू अभी निकाली थी इन द टर्म्स ऑफ a। तो b की वैल्यू जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलता है प्रावर्तन गुणांक। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि पोटेंशियल स्टेप V नोट से कण की ऊर्जा E ज़्यादा होने पर भी कण की प्रावर्तित होने की कुछ ना कुछ प्रायिकता है, शून्य नहीं है। तो प्रावर्तन गुणांक कुछ ना कुछ उसका मान होगा। इसी तरीके से हम पारगमन गुणांक निकाल सकते हैं। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित धारा घनत्व का जो रेशियो है वो पारगम्यता गुणांक हमें देगा। तो इसको यदि सोल्व करते हैं तो ये पारगम्यता गुणांक मिलता है। चीरसम्मति यांत्रिकी अनुसार देखें तो यदि कण की ऊर्जा पोटेंशियल स्टेप विभव सिटी V नोट से ज़्यादा है तो प्रावर्तित होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में हम देख रहे हैं कि प्रावर्तन गुणांक शून्य नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अवश्य होती है। तो ये मैथमेटिकल स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कण की ऊर्जा V नोट जो पोटेंशियल स्टेप है उससे कम हो तो प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।